हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है साथियों। तो आज के सेशन में हम लोग एकदम धांसू धांसू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम 50 जो मैं आपको बताऊंगा, क्या 50 ऑब्जेक्टिव जो बताऊंगा इतना बेहतरीन होगा साथियों कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी यहां से काफी सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। और आपको पता है कि एजुकेशन सेंटर में यानी कि आपका 25 अगस्त से आपका ऑफलाइन सेंटर में एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है ना। 25 अगस्त से एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम को देखते हुए मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो में मेरे द्वारा करवाया जाएगा, जो कि एसएसटी पेपर का होगा। किसका? एसएसटी का, यानी कि एसएसटी पेपर का आपका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। और इस 50 प्रश्न को आप देख लेते हो तो इससे रिलेटेड यानी कि आज के लेक्चर से आपका 30 प्रश्न तो जरूर बनने वाला। कितना? 30 प्रश्न आपका बनने वाला है। कहां पर? एग्जाम में। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट हैं तो यहां पर आप सभी 30 नंबर इस एक लेक्चर से अगर गेन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और ऑफलाइन के बच्चों को मैं टारगेट भी दिया था कि अगर आप सभी 95 प्लस अंक ले आते हो, यानी कि 95 प्लस अंक अगर आप अर्जित कर लेते हो एसएसटी पेपर में, तो आप सभी को प्राइज भी दिया जाएगा, है ना। और आपका रिजल्ट जो है शिक्षक दिवस के दिन आपको सुनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है इंपोर्टेंट? कि ऑफलाइन के बच्चों के लिए तो ये आपका रामबाण सिद्ध होने वाला है आज का लेक्चर। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं है, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो ये इतना बेहतरीन आपके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूं कि बहुत आप सभी को यहां से फायदा होने वाला है आज के लेक्चर को। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या होने वाला है ये देखिएगा। ये आपका हिस्ट्री से लिया गया पहला प्रश्न। एक बात और सुनिएगा थोड़ा सा कि आज के इस लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे, सोशल साइंस में जितने भी 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपदा, सभी के प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। एकदम आप सभी का तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, है ना। पहला प्रश्न आप देखिएगा क्या है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी कि यूरोप महादेश जो है, इस महादेश का मरीज किसको कहा गया है ना। पेशेंट किसको कहा गया है? ये देखिएगा, तुर्की को कहा गया है, इंग्लैंड को कहा गया है, यूनान को कहा गया है, या फिर कहा गया है इटली को। तो साथियों आपका सही उत्तर जो निकल के आएगा वह आ जाएगा आपका तुर्की को। किस देश को? तुर्की को कहा गया है यूरोप का मरीज। क्या कहा गया है? यूरोप का मरीज कहा गया है। और आपको पता होगा कि इसी तुर्की के द्वारा यूनान पर क्या कर लिया गया था? आधिपत्य जमा लिया गया था। क्या? आधिपत्य। कहने का अर्थ यह है कि यूनान को अपने चंगुल में फंसा लिया गया था, गुलाम बना लिया गया था। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। और यूनान को स्वतंत्रताएं मिली थी इंग्लैंड और रूस के समर्थन से, है ना। तो आपका यूरोप का मरीज जो कहा जाता है, किसको याद रखना है आप सभी को? याद क्या रखना है? तुर्की को कहा जाता है ना। बढ़ेंगे हम लोग आगे। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न दूसरा निकल के आएगा क्या? देखिएगा आराम से। वियना सम्मेलन कब बुलाया गया था? वियना सम्मेलन कब बुलाया गया? 1814, 1815, 1920 और 1917। अगर हम लोग बात करें वियना सम्मेलन की, किस सम्मेलन की बात करेंगे? वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन आपका वियना में हुआ था। कहां पर? वियना में। आखिर ये वियना है क्या? तो वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और आपका पता होना चाहिए कि वियना सम्मेलन आप सभी को 1815 ईस्वी में बुलाया गया था।
तो क्यों बुलाया गया था, इसके बारे में बात करें तो 1814 में नेपोलियन को हरा दिया गया था वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया गया था, हरा दिया गया था। और नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब 1814 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, इसके बाद ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, नाम क्या था? मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। ये मेटरनिक क्या किया? तो यूरोप के 4 महाशक्ति, जो कौन कौन? इंग्लैंड था, है ना, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश शामिल हुए और फिर से क्या किया? तो नेपोलियन के आने से पूर्व वाली व्यवस्था, यानी कि पुरातन पंथी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया था। किसके द्वारा? 1815 ईस्वी में बुलाए गए वियना सम्मेलन के द्वारा, है ना। याद रखना आप सभी को कि वियना सम्मेलन कब बुलाया गया? 1815 में। इसमें कितने देश शामिल थे? तो आपका 4 देश शामिल थे। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। आखिर वियना सम्मेलन, वियना कहाँ है? तो वियना आपका ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, है ना। आगे बढ़िएगा और देखिएगा, 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। और 1917 में बोल्शेविक क्रांति। कौन सा? बोल्शेविक। ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 1917 ईस्वी में ही चंपारण आंदोलन भी हुआ था, है ना, चंपारण आंदोलन। बढ़ते हम लोग आगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। आप सभी, अगर आप सभी को लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि इस तरह का आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान शासक थे। कहां के शासक थे टीपू सुल्तान? आप कभी न कभी जब अंग्रेज यहां आए थे उससे पूर्व में मैसूर का नाम सुने होंगे। मैसूर का, अवध का, बंगाल का, ये सब प्रमुख स्थान था जहां पर भारतीयों के द्वारा शासन किया जाता था। तो ये जो टीपू सुल्तान थे, ये मैसूर के शासक हुआ करते थे। कहां के? मैसूर के शासक हुआ करते थे। भारत में मैसूर पड़ता है और वर्तमान समय में आप लोग कर्नाटक का नाम सुने होंगे। अगर कर्नाटक का नाम नहीं सुने होंगे तो बेंगलुरु का नाम जरूर सुने होंगे। क्यों? कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। और उसी क्षेत्र के आसपास आपका मैसूर क्षेत्र भी था। क्या था? मैसूर। समझ में आ गया होगा। और इसी मैसूर के शासक कौन थे? आपके कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का भी आप लोग कभी न कभी नाम जरूर सुने होंगे। टीपू सुल्तान एक शासक थे जो मैसूर, भारत में पड़ता मैसूर, यहाँ के शासक हुआ करते थे। बढ़ते हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपका निकल के आएगा, प्रश्न नंबर 4। देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर आप सभी को प्रश्न करवाए जाएंगे। एकदम इत्मीनान से बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, है ना। गैरिबाल्डी पेशे, यहाँ पर पेशे होगा, क्या होगा? पेशे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी नामक व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे। गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबू, इन सभी का संबंध जो रहा है इटली के एकीकरण से। कहां से रहा है? इटली के एकीकरण से इन तीनों व्यक्ति का संबंध रहा है। साथ ही साथ विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल जो था सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। और सार्डिनिया पिडमांट कहां था? तो इटली में था। तो पहली बात करें तो आपका मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूड और विक्टर इमैनुअल, ये 4 व्यक्ति ने क्या किया था? तो इटली का एकीकरण किया था। इटली नामक देश जो कि यूरोप में पड़ता है, इसका क्या किया था? एकीकरण किया था। एकीकरण करने का अर्थ है एकजुट किया था, एकत्रित किया था। इटली जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक रूप देने का, एक देश का रूप देने का काम इन्हीं 4 व्यक्ति को रहा। बढ़ते हम लोग आगे। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो किसान था, मजदूर था, जमींदार था, नाविक था। सही मायने में अगर बात करें तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक कहने का अर्थ है जो नाव चलाता है ना, जो नाव चलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। जब इस प्रकार आपका गैरिबाल्डी क्या किया था?
तो अपने जो इनके सहयोगी थे, कर्मचारी थे, उनके द्वारा लाल कुर्ती सेना नामक संगठन का स्थापना किया था। लाल कुर्ती सेना नामक संगठन का गठन किया। इसके बाद क्या किया था, अंत में जब ये अपना सारा कुछ छोड़ करके, देश को समर्पित करके, विक्टर इमैनुअल को सौंप करके एक साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगे थे। किसके भांति? साधारण किसान के भांति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पेशे से क्या थे, तो पेशे से नाविक थे। और इतना ज्यादा त्याग को देखकर भारत के व्यक्ति लाला राजपत राय, कौन? भारत के व्यक्ति लाला राजपत राय ने इनके जीवनी को लिखा। किसके जीवनी को? तो गैरीबाल्डी की जीवनी को। बढ़ेंगे हम लोग आगे, एकदम आराम से सीखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न में प्रॉब्लम लगे, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट आप सभी को हुमच के करना है, एकदम जोरदार तरीके से करना है। कम से कम आप सभी का वीडियो का 1000 लाइक आप सभी को पूरा करके जाना है। साथ ही साथ आप सभी को 800 क्या करना, 800 आप सभी को कमेंट भी यहां पर करना है ना। इतना बेहतरीन आप सभी को प्रश्न करवाने वाला हूं आज के इस लेक्चर में, है ना। जालबेरीन एक संस्था थी। जालबेरीन किसकी संस्था थी? किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, या फिर विद्वानों की? किसकी संस्था थी? जालबेरीन किसके द्वारा बनाया गया था? तो जालबेरीन एक संस्था था जिसका गठन व्यापारियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा जालबेरीन नामक संस्था का गठन, स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। एकदम दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा प्रश्नों को, क्योंकि ये आपका ऑफलाइन सेंटर एग्जाम 25 अगस्त से वाला में तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हो, वहां पर भी आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, है ना। 6 नंबर प्रश्न को देखें। कांट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कांट काबुर जो था, जिसका संबंध इटली के एकीकरण से था, मैंने अभी बताया आपको। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति, गृह मंत्री, किस पद पर नियुक्त किया था? तो राष्ट्रपति विक्टर इमैनुअल जो था, इसने कांट काबुर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कहां पर? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्त किया था। कहां? सार्डिनिया पिडमांट में। और सार्डिनिया पिडमांट कहां था? सार्डिनिया पिडमांट इटली में था। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, है ना। बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताते रहेंगे, है ना। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल्स को, यंग इंडिया को, इंडिका को। तो आपका समाजवादियों का जो बाइबल कहा जाता है, देखेंगे हम लोग आगे किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है दास कैपिटल्स को। किसको? दास कैपिटल्स नामक पुस्तक को। तो दास कैपिटल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल्स नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। इसका रचना कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। इतना बात याद रखेंगे। समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल्स को। और दास कैपिटल्स के लेखक कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल्स पुस्तक का रचना कब किया था? तो किया था 1867 में, है ना। आगे बढ़िएगा, देखिएगा यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। और आप सभी को पॉलिटिकल में पढ़ना है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या था? राजदूत, जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्यों आया था? तो आप लोग कभी न कभी किसका? सिकंदर का नाम सुने होंगे। किसका? सिकंदर का नाम सुने होंगे, है ना। जब वह भारत आया था, है ना, तो भारत में वह नहीं आ पाया। तो अंत में उसका एक क्या था? सेनापति जो आया था। सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था?
सेल्यूकस निकेटर। जब सेल्यूकस निकेटर भारत आया तो चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध हुआ और युद्ध में हारने ही वाला था कि अपने पुत्री हेलेना को एकदम से क्या कर दिया, युद्ध के मैदान में उतार दिया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य मोहित होकर उस हेलेना जो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, उसको नहीं हराया और क्या किया, युद्ध जीत लिया और उससे विवाह कर लिया। उसी हेलेना के देख रेख के लिए मेगास्थनीज को भारत में रखा गया था। कहां पर? भारत में। और आप सभी को पता है कि उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपदों में। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मगध महाजनपद का संस्थापक बिंबिसार था और इसी पर कब्जा कर लिए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हो जाता है हेलेना नामक महिला का, स्त्री का, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसी के देख रेख के लिए यहाँ पर आया था कौन? उसी के देख रेख के लिए यहाँ पर आया था कौन? मेगास्थनीज आया था, है ना। और मेगास्थनीज जब यहाँ पर रहा तो भारतीय समाज के बारे में, भारत के ज्ञान विज्ञान सभी के बारे में अपने पुस्तक इंडिका में लिखा। इंडिका में, किसमें? इंडिका में। कौन लिखा? मेगास्थनीज लिखा। इतना जो मैंने आपको यहाँ पर कहानी बताया, ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ेंगे हम लोग आगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, दास कैपिटल्स का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल्स का प्रकाशन 1848 में, 1864, 1867, 1883। सबसे पहली बात अगर बात करें दास कैपिटल्स पुस्तक का, तो दास कैपिटल्स पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है ना। और इनका जन्म कहां हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब? 5 मई 1818। कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहां पर? जर्मनी में। अगर बात करें किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। बाद में कौन सा धर्म अपना लिए थे? तो ईसाई धर्म। कौन सा? ईसाई धर्म अपना लिए थे कौन? कार्ल मार्क्स। अगर बात करें तो बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने कब पढ़ाई किया था? तो 1936 ईस्वी में, है ना। इनका विवाह जेनी नामक महिला से कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। इनकी दोस्ती जो है फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। कब? 1944 ईस्वी में। अगर बात करें फ्रेडरिक एंगेल्स कौन था? तो इसके फ्रेंड थे, जिनका मिलन जो है पेरिस में होता। कहां पर? पेरिस में होता। पेरिस कहां है? तो फ्रांस की राजधानी है। अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही आपका 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र किया गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड एंगेल्स दोनों के द्वारा आपका कहां पर है? 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र किया गया। और इस पुस्तक दास कैपिटल्स नामक पुस्तक का रचना यानी कि प्रकाशन 1967 में किया गया, सॉरी 1867 में किया गया। और अंतोगत्वा 1883 ईस्वी को किसका? कार्ल मार्क्स का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने जो आपको बताया एक भी प्रश्न आपका ऊपर से नहीं गया होगा, है ना। बहुत अच्छी बात, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। इतना बेहतरीन ढंग से मैं समझाने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे प्रॉपर समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये वार एंड पीस नामक पुस्तक को किसने लिखा? ये आपसे पूछा गया साथियों। कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने? किसने लिखा था? आपसे पूछा जाए कि किसने लिखा इन कौन सा? वार एंड पीस। वार जो होता है WAR वार, इसका अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। गलत मत समझिएगा, बकलोल सब हो तुम लोग, है ना। तो इसके रचनाकार जो थे टॉल्स्टॉय थे। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय नामक व्यक्ति ने वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किया था। एकदम आराम से सीखिएगा, समझिएगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला 10वां प्रश्न आपका निकल के आएगा क्या? अगला 10वां प्रश्न आपका है
क्या निकल के आएगा देखिएगा। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? मैंने आपको ऊपर ही बताया है, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक, मेगास्थनीज जो थे इंडिका के लेखक, लेनिन जो था ये नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लाया था। कहां पर लाया था? रूस में लाया था। लेनिन का निधन 1924 ईस्वी में हो गया था। कब? 1924 में। अगर बात करें कि समाजवादी घोषणा पत्र की, तो ये कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड एंगेल्स के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड एंगेल्स के द्वारा ये लाया गया था। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला बेहतरीन आप सभी का प्रश्न निकल के आ रहा, देखिएगा क्या प्रश्न कहता है आपका। रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है बताइएगा जरा। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जार, जार मतलब ठंडा नहीं रे भैया, अपने यहाँ जार लग रहा है ना। अपने यहाँ क्या कहते हैं? जार लग रहा है, कंबल का जुगाड़ करो, वो वाला बात यहाँ पर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट, क्या आएगा आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में धराधर से बताइएगा। आप सभी को कमेंट कैसे करना है, तो जैसे मान लिया जाए कि ये 11 नंबर प्रश्न है, तो ऐसे कर देना है, 11 बराबर कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, तो आप लोग डी लिख दो, फटाक से मारो। क्या करना है आप सभी को? कमेंट करना है। कम से कम जितने भी प्यारे बच्चे आप ऑफलाइन के हो, उनको तो कम से कम 50, आपका ऑब्जेक्टिव का 50 कमेंट तो जरूर करना है। इतना कमेंट आप सभी का होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे यहाँ पर लगभग 110 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन सेंटर में। अगर प्रत्येक बच्चा 50-50 कमेंट करेगा, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना कमेंट होगा। मैंने आपको ओनली 800 कमेंट करने के लिए कहा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से, टेंशन नहीं लेना है। तैयारी आपका यहां पर के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बस आपको करना यह है कि एजुकेशन वाला चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन जो था, इसमें 3 देश थे। कौन कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 देश था, है ना। इसका नाम हिंद क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के शासकगण शासन किया करते थे, है ना, जिसके कारण भारत का भी क्या रहा? प्रकोप वहां पर हिंदुस्तान का भी रहा, जिसके कारण हिंद आया। और चीन, अब पूछोगे सर चीन क्यों आया? तो चीन का भी यही सिलसिला रहा, इसलिए चीन आया, है ना। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद आपके चैप्टर का नाम है, और राष्ट्रवाद का मैं अर्थ आपको बताया ही था कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, लगाव की भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। आगे बढ़िएगा। तो विद्यार्थियों को कहा जाता था, सैनिकों को कहा जाता था, या फिर फ्रांसीसी सेना या फिर नागरिक को कहा जाता था, या फिर चीनी नागरिकों को? सही उत्तर आपका है फ्रांसीसी सेना बोलो या नागरिक बोलो, है ना। सेना बोलो या फिर नागरिक बोलो, बात वही आएगा, है ना। क्या? कोलोन जो कहा जाता था, क्या? कोलोन यहां पर लिखा हुआ है आप सभी का। कोलोन किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक या फिर आपका फ्रांसीसी सेना को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपने अगले प्रश्न को क्या कहता है अपना प्रश्न। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का आप लोग नाम सुने होंगे, और मैंने अभी ही बताया है कि अंकोर वाट का मंदिर, इसके बारे में तो नहीं बताया आप सभी को, लेकिन यह जरूर बताया कि भारत के कुछ शासकगण वहां पर शासन किया करते थे। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, कहां पर साथियों? कंबोडिया, कंबोडिया यहां पर है। और इसका निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय ने किया था। किसने? सूर्य वर्मन द्वितीय ने, है ना। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है, लेनिन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कोई समस्या किसी भी प्रकार का, कोई भी समस्या रहने नहीं दूंगा आप सभी को। बढ़ेंगे आगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, आपको कमेंट में बताना है, मैं तो नहीं बताने वाला। आप लोग एक बार जरूर से कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इजीली प्रश्न, और मैंने आपको ऊपर ही बताया है।
ये प्रश्न का अगर 14 नंबर प्रश्न का आंसर नहीं आया फिर आप सभी के साथ बुरा हो सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जाने तो शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। कब? 1930 ईस्वी में किया था, है ना। इसके बाद अगर बात किया जाए किस यात्रा से, तो यात्रा के बारे में हम लोगों को नीचे देखना है ना। यहाँ पर देखिएगा किस यात्रा से, तो आपका दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के द्वारा ही नमक कानून को भंग किया गया था। कौन सा? नमक कानून को भंग किया गया था। किस यात्रा के दौरान? आपका दांडी यात्रा के दौरान ही। किसके दौरान? दांडी यात्रा के दौरान, है ना। अगर बात करें हम लोग दांडी यात्रा, और आपका दांडी यात्रा 1930 में, कब? 1930 में हुआ था। चंपारण यात्रा बोलो या फिर चंपारण आंदोलन बोलो, ये आपका 1917 में। कब? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में, है ना। इन सभी यात्राओं के बारे में या फिर इन सभी आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल से। क्या बताया मैंने? डिटेल से बताया साथियों। बने रहिएगा, बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और जितने भी ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट हैं उनको ये करना है कि उनको तो जरूर बने रहना है ना, क्योंकि भैया आपको यहाँ से 30 प्रश्न कम से कम मिलेंगे। कहा? यहाँ पर एग्जाम में जो होने वाले हैं इसमें आपका 30 प्रश्न आप सभी को पुराना मतलब 30 प्रश्न आप सभी को मिलेंगे। और आप सभी को पता है कि चैनल मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर की जरूरत होती है। तो एक वीडियो जो है, लगभग ये वीडियो आपका 50 मिनट से कम का नहीं होने वाला, मैं तो अभी बना ही रहा हूं। इसमें अगर 50 मिनट का है, सभी बच्चे अगर पूरा वॉच करेंगे, 110 बच्चे हैं कम से कम, तो यहां से आपका 100 घंटा तो जरूर आएगा, है ना। 100 घंटा से कम आया, एक घंटा देखोगे भैया 100 हो जाएगा, है ना। इतना अगर नहीं आया ना, सबको फट्टा मारूंगा। असहयोग आंदोलन की असहयोग आंदोलन की कब चलाया गया? नहीं, यहाँ पर ये हो गया, ये होगा कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, ये होगा, या फिर ये होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न हो सकता है। तो आपका 1916 में, 1917 में, 1920 में, 1922 में। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में लाया गया था। कब? 1920 में। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 1916 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? तो आपका लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। कब हुआ था? 1916 में। और आपको मैंने ऊपर ही बताया कि चंपारण आंदोलन 1917 में। और चंपारण आंदोलन क्या था? तो चंपारण आंदोलन जो था भाई मेरे, चंपारण आंदोलन चंपारण के किसानों को मान लिया जाए कि सभी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन जिस भी किसान के पास होता था, उसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर, कितना कट्ठा पर? 3 कट्ठा पर आपका क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। इसी को हम लोग कहते हैं 3 कटिया प्रणाली। क्या कहते हैं? 3 कटिया प्रणाली। तो 3 कटिया प्रणाली का प्रचलन कहां था? बिहार के, कहा? बिहार के चंपारण में। और 3 कटिया पद्धति किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो महात्मा गांधी के प्रयास से चंपारण आंदोलन के तहत 1917 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे, तो महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे वो आए थे राजकुमार शुक्ल के। किसके? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। और कहां दोनों का भेंट हुआ था? महात्मा गांधी का और राजकुमार शुक्ल का, तो इसी लखनऊ अधिवेशन में। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में।
मजा आया ना, है ना। अगर आप बात करें, अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें किसका, तो 1916-17 के बारे में बताया, लखनऊ समझौता और चंपारण आंदोलन। बीच में तो मैंने आपको असहयोग आंदोलन ही बताया, और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी दौरान क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या होता है, जब ये क्रांतिकारी व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का कथन था, क्या था, क्या, सत्य और अहिंसा, मतलब झूठ नहीं बोलना है, खून खराबा नहीं करना है, मारकाट नहीं करना है। ये किसका कहना था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था, है ना। तो ये जब चलता गया गोरखपुर में जब विद्रोहियों पहुंचे, आंदोलनकारी पहुंचे, तो क्या हो गया कि इनको पुलिस के द्वारा रोका गया। लगभग 21 से 22 पुलिस थे यहाँ पर, 21 या 22 पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने क्या किया था, तो रोकने का प्रयास किया था। किनको, तो इन्हीं असहयोग आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो परिवर्तन लाना चाहते थे, इसको रोकने का प्रयास किया। जब रोकने का प्रयास किया तो हाथापाई हो गया, मारपीट होने लगा, और अंत में क्या हुआ कि ये जितने भी विद्रोही थे सभी ने क्या किया, तो इस क्रांति का यहाँ पर जो पुलिस जो भी थे, इसको खहेंटना, दौड़ाना स्टार्ट किया। डर के मारे ये थाने में पहुंचा, ये पुलिस वाला कहां पर, थाने में, और थाना में घुसकर अंदर से खुद को क्या कर लिया, लॉक कर लिया। समझ में आ रहा होगा, अंदर से खुद को लॉक कर लिया, जिसके कारण विद्रोही इतने उग्र थे, इतने गुस्सा में थे, है ना। क्यों इतने गुस्सा में थे कि आपको पता होगा क्यों इतने गुस्सा में थे, क्यों रे भाई, कि 1919 ईस्वी में, कब, 1919 ईस्वी में क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और हमारे भारतीयों को उसमें बेरहमी से गोली मार के शहीद कर दिया गया था, जिसके कारण विद्रोही उग्र प्रवृत्ति के हो चुके थे, मतलब गुस्सा हो चुके थे, और जितने भी यहाँ पर 21-22 थाने पुलिसकर्मी थे, इसको थाना में ये जब बंद कर लिया, खुद को बंद किया था, याद रखना है, खुद को बंद जब कर लिया, तो विद्रोही गण ने क्या किया, उस थाने में पेट्रोल छिड़क कर और क्या कर दिया, आग लगा दिया। क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम लोग चौरी चौरा कांड कहते हैं। क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड कहते हैं। समझ में आया। तो आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, सन 1922 में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड, 1922 ईस्वी में। अगर आप सभी को 2 नंबर के प्रश्न में अगर दे दिया जाए कि बताइए चौरी चौरा कांड क्या था, आप लोग लिख लोगे। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको क्या करने वाला हूं, तो 30 नंबर कम से कम यहां से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बने रहिएगा और भी मजा आएगा। बहुत सारा बात बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत फायदा आएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1931, 1942। साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में हुआ था 1927 में। कब? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और ये सभा जो है, ये संगठन जो है, भारत ये कमीशन आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। कब आया था? एक बार फिर से देखिएगा, 1928 में आया था। कब? 1927 में एक संगठन बना, कमीशन बना। 1928 में ये कहां आया? भारत आया। इसी के दौरान ये क्या था, तो इसमें भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए ये क्या कमीशन लाया गया था। मतलब भारत में क्या भारतीयों का स्थिति है, कैसा उनका जीवन चल रहा है, इसको मापने के लिए, जांचने के लिए, है ना, आंकलन करने के लिए ये लाया गया था साइमन कमीशन। लेकिन दुख की बात ये थी कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसके कारण अगर ये बात बताओ कि जो कभी खेत में काम किया ही नहीं होगा, उसको अगर बात करे, पूछे कि खेत में काम करने से दुख होता है क्या, परेशानी का सामना करना पड़ता है क्या,
है? जैसे आप लोग अभी भी हमारा देख रहे होंगे कि इस रुमाल से क्या कर रहे हैं, हम अपने फेस को बार बार पोंछ रहे हैं। क्यों? कि यहाँ पर एसी कूलर पंखा अभी लगा हुआ नहीं है। तो हमें नहीं पता है जी कि गर्मी में रहने का मजा क्या होता है। जो हमेशा एसी में ही रहे उसको क्या पता होगा कि गर्मी में रहने का आनंद किस प्रकार आता है, नहीं पता होगा। ठीक इसी तरह भारतीयों के बारे में जानने आया था, तो इस कमीशन में कोई न कोई भारतीय होना चाहिए था जी, तब ना सही मायने में ये क्या करेगा, सही काम करेगा। तो इसमें एक भी भारतीय था ही नहीं, सब का सब क्या था, अंग्रेज ही था। तो भारतीयों का भलाई हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था भारतीयों का भलाई। इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई और लोगों का समूह इसको काला कानून कह के पुकारने लगे और बोले साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, इस प्रकार के नारे लगाए गए। जब ये साइमन कमीशन काला कानून का विरोध करते हुए, काला कानून का विरोध करते हुए, ये जब भारतीयों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, ये जब क्रांतिकारी दल सब, क्रांतिकारी व्यक्ति सब लाहौर के पास पहुंचे, कहां, उस समय भारत में ही पाकिस्तान था ना। तो लाहौर जब पहुंचे तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी को पकड़ के पुलिस के द्वारा इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया डंडे से कि उनका निधन हो गया। कब हो गया उनका निधन? 1928 ईस्वी में। उनका निधन कब हो गया हमारे लाला लाजपत राय जी का? 1928 ईस्वी में। तब हमारे वीर भगत सिंह बहुत उग्र हुए और बहुत परेशान हुए कि इसने हमारे एक क्रांतिकारी नेता को मार डाला है इन अंग्रेजों ने। बाद में चल के नेशनल असेंबली में भगत सिंह बम जो गिराए थे, इसीलिए गिराए थे क्योंकि लाला लाजपत राय जी को मार डंटा के मार दिया गया था। किसके द्वारा? शहीद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि पुलिस कर्मियों के द्वारा। कब? 1928 ईस्वी में। क्यों? साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। साइमन कमीशन का विरोध करना सही था, बिल्कुल सही था। क्यों सही था? कि इसमें भारतीयों के बारे में जानने और पहचानने और सही मायने में इसको करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं था, है ना। समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे। कहिएगा सर आप बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, लगभग ये आपका लेक्चर 25 से 30 मिनट का हो चुका है और आप सभी को मैं बताया हूं कितना, तो आप सभी को मात्र 18 प्रश्न करवाया हूं, 17 प्रश्न। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, थोड़ा लंबा लगेगा लेक्चर, लेकिन बहुत बेहतरीन समझाऊंगा। निम्नलिखित व्यापारियों में से कौन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि रंग भेद कहीं से भी सही नहीं है। रंग के आधार पर भेदभाव करना उचित है? नहीं है, नहीं है। और लोकतंत्र में ऐसा बोला गया कि ना ही आप जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही क्षेत्र विशेष के आधार पर, किसी के आधार पर एक दूसरे से आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है लोकतंत्र में। जब बात करें तो आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जब आप 12th में जाओगे, इंग्लिश पढ़ोगे ना, अंग्रेजी, तो आपका वहां पर एक चैप्टर आएगा आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है ना। यहां पर जब पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आएगा कि ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये खुद ब्लैक थे। क्या थे? खुद काले थे। तो काला व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि आप लोग काला से भेदभाव करो? कभी नहीं कह सकता। तो ये आपका हो गया गलत। आप लोगों को मैंने बताया था आपका 10th के पहले चैप्टर पॉलिटिकल में टॉमी स्मिथ ने किस प्रकार से रंग भेद का विरोध किया था ना, ये भी गलत है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि ये रंग भेद के कितने विरोधी थे, ये भी गलत। सही उत्तर आपका जेडी गुड्डी। कौन? जेडी गुड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा इस प्रश्न का कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। विरोधी ऐसा नहीं कहते थे ये जेडी गुड्डी कि सही बोलते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भेदभाव करो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो काला है उसको काला कहो। तो क्या समझ में आता है, खुद ही गोरी होगी या गोरा होगा तभी विरोध करने के लिए गएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। बढ़ते हम लोग आगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे, टेंशन ना लेना है भैया, टेंशन ना लेना है। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है?
आपका यहाँ पर 50%, आपका 25, 33 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बिहार में आपका महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना, आपका 50% सीट जो है आरक्षित की गई है, उसके लिए रिजर्व रखा गया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अगर आप भी महिलाएं हैं तो खुश हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 50% आप सभी को भागीदारी पंचायती राज संस्था में देखने को मिलेगा। कहां पर है? बिहार में। अगला देखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान पंच होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है या फिर प्रमुख होता है? तो मैं बता दूं मेरे भाई कि ग्राम कचहरी का प्रमुख जो होता है वह आपका होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। और आपका पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है वह होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। आपका कई सारे पंचायत समिति के द्वारा एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है, जिसको हम लोग प्रमुख कहते हैं, और यही होता है क्या? पंचायत समिति का प्रमुख, यानी कि हेड होता है। और आपका ग्राम कचहरी की बात करें, ग्राम कचहरी का, तो आपका सरपंच होते हैं। कौन? सरपंच। एक बार से अपने गांव का नाम और सरपंच का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके गांव का नाम क्या है और आपके सरपंच कौन है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्रदान हुआ था? कब मिला था वयस्क मताधिकार प्रदान करने का अधिकार? कहां पर? इंग्लैंड में मेरे भाई। तो किया गया था आपका 1918 में। कब? 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी महिला पुरुष जितने भी थे सबको वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। बोला गया कि आप नीला बटन दबाइए और अपने प्रतिनिधियों का सिलेक्ट कीजिए, अपने प्रतिनिधियों को चुनिए। कब? 1918 में। बढ़िएगा आगे, बेहतरीन आपका प्रश्न आएगा यहाँ पर। यह प्रश्न रहेगा आपका इकोनॉमिक्स से। क्या रहेगा प्रश्न? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम क्या है? देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था? मुद्रण जो है, मुद्रा जो रुपया, ये ईश्वर की दी गई सबसे बड़ी तोहफा है। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे बड़ी तोहफा जो है, ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने कहा था। समझिएगा आराम से, टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पर एकदम दिमाग में घुसाने का प्रयास करूंगा मैं। ईश्वर की दी गई यानी कि भगवान से, भगवान के द्वारा प्रदान की गई सबसे बेहतरीन तोहफा है क्या? मुद्रण, रुपया। ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। बढ़िएगा आगे, क्या बढ़िएगा तो देखिएगा अगला जो आप लोग, ये दो धार्मिक व्यक्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में और ईसा मसीह के बारे में, है ना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध इस्लाम धर्म से रहा है। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो फिर 1-2 क्लास तो लग ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपको मैं बताया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है मेरे भाई वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात तो घुस गया होगा भेजा में। अब कहोगे सर ये बात तो पता चला, लेकिन ये बताइए कि समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे समझेंगे? तो मेरे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे संसाधनों का देखभाल और उसके फायदा को कौन उठाता है? कि कोई निजी व्यक्ति उठाता, प्राइवेट, इसको पूंजीवादी। और जिसमें यही काम सरकार के द्वारा किया जाए तो इसको हम लोग समाजवादी। अगर यही काम कि वैसा देश जिसमें सरकार भी करे प्राइवेट व्यक्ति भी करे तो इसको हम लोग मिश्रित कहेंगे। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
बढ़िएगा आगे, क्या बढ़िएगा देखिएगा, बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेगा देखने को। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है मेरे भाई किस प्रांत से स्टार्ट हुआ था, किस प्रांत से शुरू हुई थी? बिहार से? ना रे भाई ना। आपका चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से ही आपका तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहां से? तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से ना, आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप सभी को बेहतर नहीं बेहतरीन स्कोर करके जाना है। मैं भी जब तैयारी करता था मेरा एक दो कथन मेरा प्रसिद्ध था। क्या था मेरा दो कथन? देखिएगा थोड़ा आराम से। दो कथन, मैं दो कथनों के आधार पर मैं तैयारी किया था। पहला, बेहतर नहीं बेहतरीन करो, बेहतर नहीं बेहतरीन करो, कुछ ऐसा करो कि रात को भी दिन करो। ये हमारा पहला पॉइंट था जिससे हम बोलने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता था। और ये मेरा खुद का पॉइंट था जो मैं खुद बनाया करता था। और दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट ये था कि कुछ देर की खामोशी है फिर तो शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर तो शोर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त आया है कल हमारा दौर आएगा, अभी तुम्हारा वक्त आया है कल हमारा दौर आएगा। समझ में आई बात? इन दो कथनों के आधार पर मैं पढ़ाई करता था। और जब खुद बोलोगे ना एक बार स्टडी टाइम, जब आप बैठे हुए हो लिखने पढ़ने और जब आपको मन नहीं लग रहा, जब ये दो बात बोलोगे मेरे भाई, बहुत आनंद अंदर से लगेगा, नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ जोश जुनून उत्पन्न करना है मेरे भाई। तब आप लोग कहां तक जा पाओगे? बिहार बोर्ड तक जा पाओगे, टॉपर लिस्ट में आ पाओगे। इस प्रकार जो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे तो फिर भारी समस्या है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य कौन है मेरे भाई? तो पिछड़ा राज्य आपका महाराष्ट्र है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत का वित्तीय राजधानी, आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी कहां है? मुंबई है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। पंजाब तो काफी अग्रणीय राज्य है। और केरल लिंगानुपात में और साक्षरता दर में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है। कौन? केरल। बच गए हम लोग बिहार। मेरे भाई मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को, और हमसे पहले जो टीचर आए थे वो भी पढ़ाए होंगे, हम आप लोगों से पहले के छात्र छात्राओं को क्या पढ़ाए होंगे? तो कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। कौन बीमार राज्य है? बिहार। कहां के इंजीनियर बेवकूफ? बिहार। कौन सा पिछड़ा राज्य? बिहार। कहां सड़क नीचे नाला ऊपर? बिहार। कहां रोड पर पानी लगता है? बिहार। इन सारी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को जो करना पड़ता है, क्या कि यहाँ सभी तो बेवकूफ है नहीं, लेकिन हम लोगों को हमारे बिहार को नीचा दिखाने जाने का प्रयास तो किया जा रहा है। इससे बचा कौन सकता? तो इससे आप ही लोग बचा सकते हो और मैं आपको बचाने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे भाई बिहार को इस स्थिति से ऊपर उठाया जाए और आप लोग उठाने का प्रयास करोगे। ऐसा करो कि हम लोग क्या करें, ये जो हम लोगों पर कलंक लग चुका है कि कौन पिछड़ा राज्य है बिहार, ये मिट जाए। ये क्या करे? मिट जाए। ऐसा होता है किसी को ये पता तक नहीं है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन एगो मुंगेर से लाया छिगोलिया एकदम तरातर मारने के जुगाड़ में रहेगा, चोट्टा सब है वो सब। समझ में आया? इसी सब के कारण अपना जो बिहार है काफी पीछे हो चुका है। ये कहीं से भी सही नहीं है। हम लोगों को अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या करना चाहिए? मंथन करना चाहिए। बस यहाँ पर 5 साल में एक बार क्या धार्मिक मामला को छेड़ा जाएगा? हिंदू मुस्लिम का विरोध, मुस्लिम हिंदू का विरोध। कभी ये कोई नहीं सोचेगा कि किस तरह से हमारे समाज का विकास हो। कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारे राज्य का उन्नति कैसे हो। कभी ये कोई नहीं सोचेगा कि हमारे देश का विकास कैसे हो। सदियों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है, वैसा देश जिसका विकास धीरे 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 हो रहा है। इसके बारे में ना ही हिंदू को टेंशन, ना ही मुस्लिम को टेंशन। बस टेंशन होता है किसके लिए? जाति धर्म राजनीति के लिए। बाकी पड़ेगा हर बार,
क्या पड़ेगा? कौन पिछड़ा राज्य? बिहार। विकासशील देश कौन? भारत, है ना। विकसित देश नहीं बनाना है, हम लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हम आपस में भाई भाई, जिस तरह से हम लोग खुद को स्वतंत्र कराए थे 1947 ईस्वी में, फिर से हम लोगों को एकजुटता के साथ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कार्य करने की जरूरत है। तब हम लोगों का क्या होगा? उन्नति होगा। बढ़िएगा आगे। मैं जरूर आप सभी का लंबा लेक्चर ले रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहेगा इस प्रकार की परिघटनाएं, और आप लोग को मैं सिखाते रहूंगा। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहली बात, चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहां से? उत्तर प्रदेश से। ये कब हुई थी? 1972 की बात है, लगभग 1972 ईस्वी के आसपास की बात है। और आपको पता है कि 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, क्या? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो टिहरी गढ़वाल जिले से हुई थी, वो आपका उत्तराखंड में। लेकिन हम लोग कौन तो करेंगे 1972 की बात, तो 1972 में आपका यूपी में था। चिपको आंदोलन क्या था? तो व्यापारियों के द्वारा पेड़ की कटाई की जा रही थी, जिसके कारण सुंदरलाल बहुगुणा साहब बोले क्या कि जितने भी हमारी बहनें हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उन सभी को क्या करना है? तो पेड़ से चिपक जाना है। इस प्रकार से पेड़ से चिपक जाना है ताकि पेड़ों की कटाई बाधित हो, रुक जाए, व्यापारी पेड़ की कटाई ना करे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर आएगा पेड़ बचाने से। क्या? पेड़ बचाने से, ये सही है आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं, आर्थिक शोषण की मुक्ति से। आर्थिक शोषण नहीं है भैया आपका, ये सही नहीं है। आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था भारत का, लेकिन ये सही नहीं है। अगला, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। और आपका अगला यहां पर कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ये सही नहीं है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी होता, ये सभी तो आपका सही हो सकता था। कैसे? ये सभी कि इसमें आर्थिक शोषण उस समय भारत का किया जा रहा था, तो इस हिसाब से ये सही हो जाता। शराबखोरी के विरोध आवाज से, क्योंकि व्यापारगण जो जितने भी थे व्यापारी, वो सब खुद से तो पेड़ काटते नहीं थे, भारतीयों के द्वारा ही पेड़ का कटाई करवाया जाता था। भारतीयों के द्वारा जब पेड़ की कटाई की जाती थी, किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा पेड़ की जब कटाई की जाती थी, तो इसको काटने वाला भारतीय ही था, उसको शराब पिया दिया जाता था और पेड़ की कटाई करवा दी जाती थी। बढ़ेंगे आगे। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस दलीय व्यवस्था में होती है? तो वह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। गठबंधन की सरकार, वैसी सरकार जिसमें एक दल ना हो, 2, 4, 5, 10 दल हो, जो एकजुट एक साथ मिलकर सरकार का गठन करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार। तो एक दलीय व्यवस्था में एक दल होगा, तो इसमें कहां से गठन होगा? द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं होगा, ये संभावना अधिक रहेगा बहुदलीय व्यवस्था में। किसमें? बहुदलीय में। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा आराम से। अगला आपका ज्योग्राफी से निकल के आएगा। मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो आपका बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। मेढक के प्रजनन को जो बाधित करती है ना। प्रजनन क्या होता है? आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। जनन आप लोगों को शुभम सर के द्वारा पढ़ा दिया गया था, पौधों में जनन। क्या पढ़ाया गया था? पौधों में जनन। साथ ही साथ आप सभी को पढ़ाया गया था क्या? तो पढ़ा दिया गया था आप सभी को मानव में जनन, है ना। तो ये सभी आपको क्लास बायोलॉजी के भी करवा दिए गए हैं, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायोलॉजी भी जाकर के देखिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि ज्योग्राफी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मिश्रण है, सभी से समाहित किया गया है ज्योग्राफी ने शब्द को। तो आपका जो मेढक के प्रजनन को, मेढक जो है इसके परिवार को आगे बढ़ने से जो रसायन रोकता है, उस रसायन का नाम है एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन। क्या? एंड्रीन नामक रसायन इसको बाधित कर देता है ना, हानि पहुंचाता है। एकदम आराम से सीखिएगा मेरे भाई, है ना। आगे देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड
जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड किसकी पार्टी है? तो इसी को हम लोग जेडीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडीयू। क्या? जेडीयू। क्या कहते हैं? जेडीयू, जिसको हम लोग जेडीयू भी हिंदी में कहते हैं, जो हमारे चाचा जी की पार्टी है। किसकी? चाचा जी की, नीतीश कुमार चाचा, इनके पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। ये आपका 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ था। क्या हुआ था? 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ था। और 1995 में आपका क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। और 2002 में आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, बताइएगा जरूर मेरे भाई। आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका 21 भाषा का, 22 भाषा का, 23 भाषा का, 12 भाषा का। तो भारतीय संविधान में आपका कितने भाग अनुसूची अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषा। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या, आपका मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, कितना? 8, वर्तमान में 12, वर्तमान में 12 अनुसूची। और 12वें में से 8वें अनुसूची में क्या वर्णन है? भाषा का वर्णन है। क्या? भाषा के वर्णन, मतलब भारत में कितने प्रकार की भाषाएं होंगी, इसका वर्णन मौलिक आपको मान्यता प्रदान है 22 भाषा को। किसको? 22 भाषा को, 8वीं अनुसूची के तहत। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा। अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे संवर्ती सूची में रखा जाता है। संवर्ती सूची में अधिकार जो होता है कानून बनाने का 3 क्षेत्र, आपका राज्य क्या? संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। राज्य सूची में केवल और केवल राज्य बना सकता है। और आपका केंद्र संवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका क्या बच गया? संवर्ती, राज्य और केंद्र, इसमें केंद्र बनाएगा। तो ये आपका संवर्ती सूची जो हो गया। संवर्ती सूची में ये दोनों केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर किसी विशिष्ट कानून पर बात चले कि राज्य और केंद्र दोनों में मतभेद हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि बाल विवाह, राज्य बोले कि बाल विवाह सही है, राज्य बोले कि बाल विवाह सही है, जबकि केंद्र बोले कि बाल विवाह गलत है ना? तो इसमें मान्यता किसका होगा? राज्य को हटा दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा और केंद्र को मान्यता दे दी जाएगी। समझ में आई बात? कि विशिष्ट क्षेत्र पर दोनों में मतभेद हो जाता है तो मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा। आगे बढ़िएगा, अगला आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है या था? ये पहले था लेकिन 2019 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। कब? 2019 में। कब समाप्त कर दिया गया? 19 में। किसको? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर करते समय ऐसा बोला गया था कि जम्मू कश्मीर को क्या करना पड़ेगा? विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का अपना संविधान 1957 में लागू होता है। और जम्मू कश्मीर का क्या था? अपना झंडा भी था, जो कि खुद सारा वो सिस्टम बनाए रखा था। किसके द्वारा? आपका विशेष राज्य के दर्जा के कारण। लेकिन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और भारत में मिला लिया गया, और इसको जो विशेष राज्य का दर्जा था इसको समाप्त कर दिया गया, है ना? आ गया होगा समझ में? बढ़िएगा आगे। क्या अपना अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाया गया। भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा बुलाया गया, जिसका गठन सन 1946 में, कब? 1946 में किया गया।
क्यों किया गया था? संविधान बनाने के लिए। इसका पहला जो आपका बैठक बुलाया गया 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा आपका 13 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। समझ में आया? 1945 से 1939 से 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1947 में अपना देश भारत स्वतंत्र हुआ था और 1950 में क्या था? तो भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन आपका संविधान यानी कि अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। समझ में आया? तो प्रश्न जो था संविधान सभा का गठन 1946 में। कब? 1946। बढ़िएगा आगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा, सीखते रहने की बस आप सभी को जरूरत है। अगला आपका प्रश्न क्या निकल के आएगा? अगला प्रश्न आपका, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष मेरे भाई जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला कार्यकाल 1951 से 56 तक था, 56 से 61 था, 61 से 66 था। ये 3 कार्यकाल था। लेकिन योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। कब? 2014 में। और 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या लाया गया? 1 जनवरी 2015 को लाया गया आपका नीति आयोग। जो काम योजना आयोग का था वही सारा काम कौन करता है अब भारत में? नीति आयोग करता है। और आप सभी को पता है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, मतलब मोदी जी की सरकार बनी थी और मोदी जी के द्वारा योजना आयोग को भंग कर दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई, तो किसके द्वारा? हमारे मोदी जी के द्वारा। अगर बात करें कि नीति आयोग का स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, फिर भी आपको पता है कि किसके द्वारा। और आपको ये जो मोरारजी देसाई दिख रहे हैं, ये आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ाऊंगा मैं कभी आपको। 1977 में जो जनता पार्टी का गठन होता, कब? 1977 में। काटिए इसको, छोड़िए। 1977 में 1977 में जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो पीएम बने थे। क्या बने थे? पीएम कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और पीएम मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी कहने का अर्थ है कांग्रेस पार्टी के बगैर दूसरे पार्टी से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यही पार्टी था, नाम था मोरारजी देसाई और पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों को 16 प्रश्न और देखने हैं, तो आप सभी का लेक्चर तो होगा ही लंबा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्रियाकलाप आता है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कहां पर? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कुल 3 आर्थिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। यो जो आपका कृषि, खनन, पशुपालन यूं जो आ रहा है मेरे भाई, यूं सब क्या है? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र। बढ़िएगा आगे। इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा नीति आयोग का, मैंने आपको ऊपर ही बताया डिटेल से। ये बढ़िएगा, आपका ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चिपको किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन है एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम होता है जिम्मरमैन। क्या होता है? जिम्मरमैन नाम होता है। इनका कथन था संसाधन होते नहीं बनते हैं। और वास्तविकता में ये बात सही भी है। क्यों? कि संसाधन सीमित मात्रा में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और धीरे धीरे ये संसाधन लाखों करोड़ों वर्ष उपरांत ये बनते रहते हैं, है ना। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं जिम्मरमैन का। ये जो संदीप पांडे थे, इसका पर्यावरण संरक्षण या फिर जल संरक्षण से संबंध था। और हमारे महात्मा गांधी का संबंध किससे है? ये बात आपको
कमेंट में बताना है कि इनका एक कथन क्या था। मैंने आपको ऊपर भी बताया तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ये प्रश्न देखिएगा आप लोग, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन? तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? 1972 ईस्वी में। कमेंट में बताना है कहां हुआ था। यह प्रश्न ऑफलाइन के बच्चे को मैंने बहुत बार बताया है। क्या? आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन 1972। अगला बढ़िएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है? तो किस फसल के लिए मेरे भाई? तो वह फसल हो जाएगा कपास। कौन सा? कपास। ऐसे तो इस सब का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो होता है, सबसे बेहतर कपास होता है। कपास के उपलब्धता उत्पादन के कारण ही काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपास मृदा। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर आपका राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? कौन सा ग्रह? बहुत बड़े क्षेत्र में पृथ्वी पर, आप सभी को पता है कि मान लिया जाए 100% क्या है? पृथ्वी है। तो इसमें से 71% पर आप सभी का क्या है? 71% पर आप सभी का जल है। बाकी 29% पर ही स्थल है, जिस पर विश्व के 7 महादेश निवास करते हैं। कितने महादेश? 7 महादेश। तो इसकी बात करें हम लोग, तो इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को आपका नीला ग्रह कहते हैं, जल की उपलब्धता के कारण। तो जल कितना % उपलब्ध है? 71%। कितना? 71% उपलब्ध है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है अपना प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी क्या बोले थे? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। और ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपका बहुत शानदार प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कहां पर हुआ था? मैंने आपको ऊपर भी बताया है, जर्मनी में 5 मई 1818 को। जर्मनी में 5 मई 1818 को। अगला प्रश्न बढ़िएगा, बाओदाई की सरकार थी। बाओदाई की सरकार आपका वियतनाम जो था 2 भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का आपका शासक कौन था? आपका उत्तरी वियतनाम का शासक था हो चिन मी, और दक्षिणी का बाओदाई। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला आपका प्रश्न होगा, हिंद चिन्ह में कोलोन किसको कहा जाता था? ये प्रश्न रिपीट है ना। ये प्रश्न आपका रिपीट है। हिंद चिन्ह में कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसियों को। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था फान बोई चाउ ने। किसने? फान बोई चाउ ने। कूद फान करके क्या लिखा? तो कूद फान करके द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा। किसने? फान बोई चाउ ने। फान फान के लिखा, क्या लिखा? फान फान के लिखा, फान बोई चाउ ने लिखा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। थोड़ा कठिन नाम है, ये समझता हूं मैं भी, लेकिन याद रखिएगा। दांडी यात्रा के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा के द्वारा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। अगर बात करें असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। 1920 असहयोग, 1942 भारत छोड़ो, 1917 चंपारण, 1930 असहयोग और दांडी, ये 2 बात हुआ था। अगला प्रश्न आपका, लखनऊ समझौता।
लखनऊ समझौता कब हुआ था मेरे भाई? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 में। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में हुए समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? आपका लखनऊ समझौता। बढ़िएगा आगे। आपका अगला प्रश्न 49 नंबर निकल के आता है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस कानून के विरोध में? आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये आपका एक्ट लाया गया था लगभग 1872 ईस्वी के आसपास। भारत सरकार अधिनियम 1918, ये गलत है। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में जो लाया गया था, इसी के कारण, इसी के विरोध में क्या हो गया था? तो इसी के विरोध में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या निकल के आएगा? अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। सही उत्तर आपका अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने अपनाया था। फूट डालो मतलब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो और खुद शासन करो। यही बात तो आज भी भारत में हो ही रही है ना, कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और कोई दूसरा आके फायदा उठा रहा। मुसलमानों ने नहीं, पंजाबियों ने नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका अंग्रेजों ने। प्राचीन समय में आजाद शत्रु ने, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु ये आपका हरियक वंश का शासक था। इसने क्या किया था? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था, है ना। इस तरह से आज का आपका बेस्ट कंटेंट का लेक्चर जो मैंने आपको करवाया, आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए 50 प्रश्नों का ये लेक्चर रहा। आप सभी को मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हेल्पफुल कंटेंट आप सभी को अगर हेल्प पहुंचाया है तो आप सभी एक बार जरूर से चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको चैनल दिख रहा है क्या? एजुकेशन वाला आर.के. मेहता और परफॉर्मेंस जंक्शन, इन दोनों चैनल को आप लोग क्या करिएगा? आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको इसी दो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ज्यादा आप लोग कंटेंट अभी इस पर आप सभी का अपलोड नहीं किया जा रहा है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? जरूर सपोर्ट कीजिएगा एजुकेशन वाला आर.के. मेहता को। ओके, अगर हम लोग बात करें कि आप सभी को अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। चार लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, जो 4 के 4 आपको कहां पर रहेंगे? एग्जाम में रहेंगे। उन्हीं 4 प्रश्नों को मैं आपको दूंगा। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का चाहिए लेक्चर या नहीं चाहिए। चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं हूं दुलारे सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।